सो स्टूडेंट्स करते हैं हम लोग ये अगला सवाल। ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आराम से हो जाता है। ये वेरिएशन ऑफ जी पर क्वेश्चन है। हमें ये मालूम है कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल ईजी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। अ 90 kg बॉडी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल पुल। तो एक 90 kg की बॉडी है जो कि सरफेस पर है, 90 kg, यानी कि इसका जो वेट है सरफेस पे वो कितना है, 900 न्यूटन। यानी इस बॉडी को अगर हमने सरफेस पे रखा है, अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो इसका वेट कितना है, 900 न्यूटन के बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि सरफेस से हम ऊपर चले गए, कितनी हाइट पर चले गए हैं, 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। याद रखिए कहां से डिस्टेंस लिखा है, लैंग्वेज बहुत ध्यान है, 2r फ्रॉम द सरफेस या फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ सरफेस से पूछा गया है, तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2r है। पूछ रहे हैं यहां पर अब इसका फोर्स कितना हो जाए। तो एक्चुअली में मास तो वही रहता है, जी की वैल्यू जितनी चेंज होगी, जी की वैल्यू यहाँ पे जी है, जितने टाइम जी की वैल्यू यहाँ चेंज होगी उतना ही चेंज हो जाएगा फोर्स की। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में जी की वैल्यू देखें तो जी की वैल्यू किसी हाइट पर होती है जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आर जो है वो रेडियस ऑफ प्लेनेट है, जो भी अर्थ है, तो अर्थ का, और जी जो है वो क्या है, ग्रेविटी एट सरफेस। ये सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो है, ये किसी हाइट पर ग्रेविटी, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर। कहां से, ये एच हाइट है, एच हमने यहां से कहां से मेजर किया है, सरफेस से। एच की वैल्यू कहां से मेजर करिए, सरफेस से। अब यहाँ पे बस हमें कितना पुट कर देना है, एच की जगह कितना लिख देना है, 2r। तो 2r जैसे ही आप पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी जी 1 प्लस 2r अपॉन आर का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, जी बाय 9। तो इसका जो वेट है यानी कि जो फोर्स लग रहा है, जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी इसका वेट कितना है, यहाँ पर अभी इसका वेट कितना है, सरफेस पे कितना है, 900 न्यूटन। तो अब कितना रह जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी 1/9 हो गई है तो वेट भी 1/9 हो जाएगा। तो जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन, 1/9 रह जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ खास हमें नहीं करना। तो ये वेट आ जाएगा, तो आंसर बी करेक्ट आंसर है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह से अगला सवाल भी हम लोग देखते हैं, उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। ये सवाल देखिए 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें कह रहे हैं द टाइम पीरियड डूइंग स्मॉल ऑसिलेशन एट अ रेडियस आर। आप क्वेश्चन खुद से एक बार पढ़िए और क्वेश्चन फिर ट्राई करिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं सीधे सॉल्यूशन मत देखिए, इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, तो पेंडुलम वाला फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। तो पेंडुलम का फॉर्मूला टाइम पीरियड का हमें पता होता है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड हो जाएगा T1/T2 √G2/G1। L सेम है और 2π। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यही है कि पहले इसको हमने कहां पर था, एच आर हाइट अबव द अर्थ सरफेस। याद रखिए एच जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, जो अभी हम लोग ने फॉर्मूला लगाया था फिर से। तो T1 उसका टाइम कब कितना है, 4 सेकेंड है, या T1 की वैल्यू इतनी गिवन है जब उसकी हाइट कितनी थी, R के बराबर थी। अब वो पूछ रहे हैं कि इसकी T2 टाइम पीरियड उसका तब है जब उसका हाइट कितनी हो जाती है, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट हो जाती है, 2r हो जाती है। तो देखिए हमें अभी फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से। तो देख लीजिए G = G अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो पहले वाले में अगर हमें लिखना है तो हम G1 लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले केस को G1 लिख लेते हैं जब इसका टाइम पीरियड कितना था, T1 था। तो इसकी हाइट कितनी है, h कितना है, r के बराबर। तो यहाँ पर h की जगह आप r रख दोगे। जब आप यहाँ r रखोगे तो r कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी G/2 यानी कि G/4। समझ में आ गया। आपने h की जगह क्या पुट करा, h की जगह कितना पुट करा, r। आपने r पुट करा, r/r 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब इसी तरह से G2 देख लेते हैं कितना आएगा, कितना है, h की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर 2r। अब जब यहाँ पे वैल्यू आप 2r पुट करोगे, 2r देखिए यहाँ पे वैल्यू 2r पुट करोगे, 2r डिवाइडेड बाय r, r कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब वैल्यू कितनी आ गई, G/9 आ गई। ये वैल्यू आपको यहाँ पर बस पुट कर देनी है, G2 की वैल्यू इतनी है, G1 की वैल्यू इतनी है, पुट कर दें। तो T1/T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर रहा है तो ये आ गया G/9 और नीचे कितना आ गया, G/4। G से G कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 4/9, √4/9।
विच इज 2/3। तो T1/T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई, यानी कि 3T1 मीन्स 3T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ गया, 3T1 इज इक्वल टू, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आ गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेते हैं, ठीक है। आराम से हो गया क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आई, इजी क्वेश्चन था, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब ये कह रहे हैं कि ये डेप्थ वाला क्वेश्चन है कि अर्थ के अंदर हम जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर से हम आपसे वही कहेंगे और फिर इसको अटेम्प्ट करिए कि अब जब हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अर्थ का ये सरफेस, ये अर्थ है हमारे पास, और इसके अगर हम थोड़ा सा अंदर जाए, अगर हम इसके अंदर जाए थोड़ा सा, तो यहाँ से हमने एक टनल बना दी और टनल बना के हम इसके अंदर की तरफ चले गए, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मास है जो इसे खींचेगा, तो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कुछ हो गई जी प्राइम, सरफेस पे जी कितना था, इतना था, हम नीचे कितना चले गए सरफेस से, डी डेप्थ पे चले गए, आर जो है वो रेडियस है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आता था, तो जो जी डैश की वैल्यू आती थी दैट इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेप्थ वाला, ये लीनियरली वेरी करता है इस तरह से। जी क्या है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है, डी जो है सरफेस से, इस सरफेस से नीचे की तरफ हम कितना गए, यहां से अगर हम टनल बनाए और नीचे यहां से रहा, तो मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, सरफेस से, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये डी की वैल्यू इन्होंने दी है, डी कितना कर दिया, टनल से कितना चले गए, r/4 पे चले गए, तो यहाँ पर बस आप r/4 रख दीजिए डी की जगह, तो जी डैश कितना आ गया हमारे पास, जी 1 माइनस r/4 रखा आपने, r/4 इंटू आर, आर कैंसिल हो गया, तो ये जी की वैल्यू आ गई 3/4। तो जी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर गई है, 3/4 रह गई है। तो जो वेट है हमारा जो कि 300 न्यूटन है, वो भी अब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये होगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, जो वेट कितना था 300 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। जिस रेशियो में, जिस तरह से ग्रेविटी कम हुई है उस हिसाब से वो भी चेंज जाएगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 225 आंसर आ जाएगा, तो 225 न्यूटन, तो 225 आंसर इसका आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बस आपको लगाना था। और जी जिस तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि एफ की वैल्यू एम जी के बराबर होती है, एम तो वही है लेकिन जी था तो उतना हो गया, 3/4 जी है तो उतना हो गया, मतलब उसी रेशियो में कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स करते हैं वाला सवाल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तो देखिए पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको। काइनेटिक एनर्जी अगर हमें बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी हो जाए, स्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। अगर काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है किसी भी चीज को ग्रेविटेशनल पुल से बाहर करने के लिए, वो हमारे पास स्केप वेलोसिटी होती है, और स्केप वेलोसिटी अगर हमें पता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी। तो वीई की वैल्यू हमें पता होती है, वीई की वैल्यू कितनी होती है, √2gm/r, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, या फिर इसको हम लोग 2g इंटू आर ई भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू कन्वर्जन कभी जी के फॉर्म में लिखी रहती है, कभी कैपिटल जी के फॉर्म में लिखी रहती है, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक सौ कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी आती थी, gm/re² की वैल्यू जी के बराबर होती है। ये थ्योरी का पार्ट है, हम लोग जब करते हैं तो आराम से सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी है, स्केप वेलोसिटी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ m और v², v ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 2g इंटू आर ई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई mg इंटू आर ई, यही आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 8 अप्रैल का, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है। 2 सैटेलाइट A and B go around the planet in a circular orbit of radius 4r and r if the velocity of A is 3v, एक की वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ही एक्चुअली मैं आपको दी है, आई थिंक सवाल आपको दिख रहा होगा, पूरा पढ़ लीजिए, बिल्कुल इजी सा सवाल है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, v इज इक्वल टू √gm/r। r जो है ये मास जिसके बॉडी घूम रहा है, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जिसके बॉडी घूमते हैं उसके मास पर डिपेंड करता है। तो बस हो गया यहाँ से, तो हम यहाँ से लिख देंगे, तो VA/VB किस पे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, इक्वल टू r ऑफ b डिवाइडेड बाय r ऑफ a, बस ये लिखना है आपको।
तो बताइए ए का जो रेडियस है वो कितना है 4r, तो ए का रेडियस है 4r, बी का रेडियस कितना है r, इसका आपने रूट कर दिया, ये वैल्यू आ गई 1/2। कितनी आ गई वैल्यू 1/2 आ गई। और वी ए की वेलोसिटी कितनी है 3v, तो 3v अपॉन वीबी इक्वल टू 1/2। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई, तो वीबी की वैल्यू आ गई 6 टाइम्स ऑफ वी, बस हो गया। तो 6 टाइम्स ऑफ वी का कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ठीक है ना। इसमें और कुछ नहीं करना था, केवल ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान सा। तो स्टूडेंट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिलर्स लॉ पे, और जो टाइम पीरियड है सिंपल जो हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेशन करते हैं उसी पे बेस्ड है। तो देखिए जो फॉर्मूला हमें वैसे पता होता है, तो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्लेनेट है, अर्थ है, अर्थ के सरफेस, ये अर्थ है, इसका रेडियस है कुछ r, और यहाँ पर कोई सैटेलाइट जो है घूम रहा है जिसकी हाइट कितनी है h, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है उसकी हाइट की वैल्यू बतानी है कि हाइट कितनी है, एक्चुअली में h की वैल्यू बतानी है। और ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस होता है स्मॉल r, लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो स्मॉल r की वैल्यू एक्चुअली में h प्लस आर ई हो जाएगी। हमें h की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्योंकि ये ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन कितना होता है आर ई प्लस एच। सेंटर से मेजर करते हैं तो आर ई प्लस एच हो जाएगा, यही आर की वैल्यू लिखते हैं, आर ई प्लस एच जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर लिख देते हैं अभी, आप चाहो तो आर ई प्लस एच ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ये लिख दे, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर जी एम, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आर ई प्लस एच इस पूरे की पावर 3/2। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम, ये हो गया आर ई प्लस एच इस पूरे का क्यूब। ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो टी स्क्वायर ये आ गया जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर ई प्लस एच, इस पूरे का क्यूब है, तो इस पूरे को क्यूब की बजाय यहाँ पर हम पूरे का 1/3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 कर दिए। अब ये आर इधर शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए आंसर अभी इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये जी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सरफेस पर जो हमारे पास वैल्यू होती है जी, कोई वैल्यू होती है जी एम बाय आर ई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है सरफेस पर, ग्रेविटी की यही वैल्यू होती है। तो ये जी एम की जगह हम लोग जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम जी आर ई स्क्वायर लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ गई टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/3, और ये आर इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस आर इक्वल टू एच। बस ये आंसर आ गया, आंसर आ गया, हो गया आंसर। क्या ऑप्शन है जरा देख लेते हैं, प्लस वाले तो नहीं होगा। तो देखिए कौन सा आंसर है, टी स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा क्योंकि प्लस आर लिखा हुआ, तो सी वाला आप हटा दीजिए, ये तो नहीं हो सकता। 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आना चाहिए, तो 4 पाई स्क्वायर इसमें भी है, तो ये नहीं है, 4 पाई स्क्वायर इसमें भी, तो ये ए आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए 4 पाई स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी की पावर 1/3, तो ए आंसर हमारा जो है इसमें करेक्ट हो गया। आराम से सवाल वाला नंबर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं ये वाला सवाल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले ही दिए गए हैं और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सन प्लैनेट सिस्टम। तो देखिए सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लोग को पता है कि जो पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी होती है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर, ये होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस प्लस होता है जी एम एम अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस जी एम एम अपॉन आर, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस नेगेटिव में होती है क्योंकि बाउंडेड एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी होती है और ये इतनी होती है। देख लीजिए इसमें से ये फॉर्मूले लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेनेट कितनी होगी, ये वैल्यू देखिए जी एम एम बाय 2 है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए आ जाएगा। तो ए का जो है 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, सीधा सीधा है, तो यही तो हम लोगों ने लिखा था अभी, काइनेटिक एनर्जी एम बाय 2 पॉजिटिव होती है हमेशा, यही पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ए और 4 तो वैसे भी नहीं होंगे,
2 और 3 बचते, लेकिन यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ए का 2 ऑप्शन है। आप देखिए ए का 2 ऑप्शन ये दिया हुआ है, और आप देखिए ए के 2 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, इसमें A1 दिया, A3 दिया, A1 दिया। ए का 2 ऑप्शन केवल एक ही में दिया है। अब आप बाकी के चेक ना भी करें, सीधे आप डी को टिक कर दीजिए। सॉल्व हो गया। अब आपको बाकी के कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये डी को टिक कर दीजिए, हो गया काम। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जस्ट द सेक ऑफ नॉलेज हम लोग देख लेते हैं कि बाकी के भी सही है कि नहीं है। अब देखिए लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सन प्लैनेट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस टाइम्स था, तो कितना आंसर हो जाएगा ए। अभी देखिए हम लोगों ने ये लिखा था पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R होती है, तो वो ये ए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए द टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस GMM/2 हो जाएगा, तो ये आ गया, ये आ गया। फिर एस्केप एनर्जी पूछी गई, जो कि पॉजिटिव में होता है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, Gm/R। किसी भी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, G कैपिटल M स्मॉल m/R। अब यूनिट मास है तो स्मॉल m को m रख दिया। ये टोटल एनर्जी उसकी सरफेस पर है। इतनी ये बाउंडेड एनर्जी है नेगेटिव में, इतनी ही अगर हम इसे पॉजिटिव एनर्जी दे दे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा। इसलिए यही इसकी एस्केप एनर्जी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी जाती है। वो किसके बराबर होगी, Gm/R के बराबर होगी। तो आंसर क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, जो कि पहला ही देख के टिक किया जा सकता है और कुछ नहीं दिया होगा। तो इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल हो गया आराम से। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, एस्केप वेलोसिटी का है क्वेश्चन, कैपलर्स लॉ और सैटेलाइट वगैरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें टाइम पीरियड इसका पता होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 6 आवर्स, ठीक है ना। तो 6 आवर्स का टाइम पीरियड दिया है। द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/4 द मास ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में उसका मास कैसा है, 1/4 है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो मास है वो अर्थ के मास के m/4। द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, आपको रेडियस प्लेनेट का बताना है कितना होगा। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इतना कितना। देखिए जियो स्टेशनरी का मतलब है कि जो एक चक्कर कितनी देर में लगा ले, 24 आवर में लगा ले, ये तो मतलब होता है टाइम पीरियड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि अर्थ का एक चक्कर पूरा वो भी 24 घंटे में लगा ले, उसे हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली एक्चुअली में दूसरे का भी टाइम पीरियड दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 √/Gm R⁴ ये तो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज कर लेना है। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखिए, तो अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। ये m मास है, तो पहले हम लोग अर्थ के लिए लिख लेते हैं और फिर प्लेनेट के लिए लिख लेते हैं। तो देखिए अर्थ के लिए अगर हम लिखें अर्थ डिवाइडेड बाय हम प्लेनेट, ये ऐसे लिख देते हैं। तो ये 2πg है तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, और ये कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो अर्थ लिखना होगा पहले, हम लोग को अर्थ लिखा है, तो अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट इस पूरे की पावर 3/2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर, तो 24 आवर रख दीजिए, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट कितना है, 1/4 देखिए लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। मास ऑफ प्लेनेट ये हो जाएगा me/4 डिवाइडेड बाय me, तो यहां से कैंसिल होके 1/4 आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 4.2, जो डिस्टेंस है 4.2 10⁴, और नीचे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली में हम लोग को ये आरपी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस हो जाएगा सॉल्व। जरा देख लेते हैं इसको एक सॉल्व करके, समझ में आ गया, हमने बस वैल्यू पुट कर दी और कुछ यहाँ पर हमें नहीं करना था। तो अब इसको जरा सॉल्व करें, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 4, और ये वैल्यू आ गई 1/4, इसका रूट है तो 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 8। तो इधर आ गया 4.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय आरपी, इस पूरे की पावर 3/2 है। इधर हम अगर इसको 2/3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने इसको कैंसिल किया, 4 आ गया, ये 1/4 था, 1/4 को रूट करा तो 2 आ गया, तो नीचे 1/2, 2 इधर शिफ्ट कर दिया 8। ठीक, अब ये 3/2 था तो हमने इसकी पावर को 2/3 कर दिया, दोनों साइड 2/3 से पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/3 हो गया, और ये इतना। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, आ जाएगा आंसर। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, आरपी की वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 10⁴, ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2³ तो ये वैल्यू हो गई 2³ इस पूरे की पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4।
तो ये वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 4। बस यही आंसर है। यही आंसर है। कितना आंसर आ रहा है? तो आंसर आ गया हमारे पास बी आंसर आ गया, यही आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.05 10⁴। दिख ही रहा है यहाँ से, 1 से डेसिमल होगा, फिर आपको 0 लेना पड़ेगा। जब डिवाइड करोगे तो 1.0 यही आ रहा है, बाकी तो किसी में कुछ आ नहीं रहा। आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा, डायरेक्ट फॉर्मूला बस हमें लगाना था और हो जाते हैं। तो आप देखिए ग्रेविटेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें इफ और बट पॉसिबल नहीं होता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें। तो आराम से इस चैप्टर को आप बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 9 अप्रैल का 2024 का सेकंड शिफ्ट का। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं ये एक सैटेलाइट है जिसका मास गिवन है 10⁻³ kg। क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए और फिर इसको ट्राई करिए। रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, और उसको इतनी एनर्जी जब हमने दे दी ज्यादा, तो जब कोई सैटेलाइट घूम रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और कोई सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है, अब आपने जब इसको एनर्जी और दे दी तो ये क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिट को चेंज करके दूसरे ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देता है। ये एक्चुअली में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि आपने कुछ एनर्जी इसको एक्स्ट्रा दे दी, जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देता है। तो टोटल एनर्जी हमें देखना है। तो टोटल एनर्जी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। r जो है वो डिस्टेंस है, रेडियस है। m जो है मास जिसके अबाउट वो घूम रहा है। तो सैटेलाइट का मास तो इतना दिया हुआ है, तो स्मॉल m की वैल्यू 10⁻³ दी हुई है। तो पहले देख लेते हैं सरफेस पे कितनी थी। तो सरफेस पे माइनस जी मास, ये हमें उसका लिखना होगा जो प्लेनेट का होगा जिसके अबाउट ये घूम रहा है, इंटू 10⁻³, ये हम इसके लिए लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय कितना है, रेडियस 2r। तो पहले ही कहां पर मूव कर रहा था, केवल 2r डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस, तो स्मॉल r की जगह हम कितना लिख देंगे, 2r लिख देंगे। ये पहली कंडीशन है। ये इतनी एनर्जी अभी उसके पास है जब वो 2r के रेडियस में घूम रहा था। अब हमने इतनी एनर्जी उसे दे दी, कितनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी ऐड कर दी, तो 10⁻⁴ r/6 एनर्जी आपने ऐड कर दी। तो अब मान लेते हैं वो कहां घूम रहा होगा, जी मास, ये मास अभी भी इतना ही है, सैटेलाइट ही तो वही है, तो 10⁻³ आप इसको भी लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू r। ये r की वैल्यू ही अब हमें पता करनी है। तो हमने माना कि नया रेडियस उसका r हो गया और टोटल एनर्जी इस समय उसकी इतनी है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जी एम है, इसको हम लोग जी, क्योंकि हमें स्मॉल जी दिया हुआ है तो हमें मालूम है जी की वैल्यू होती है GME/RE², ये होता है रेडियस का। तो GR² अगर हम कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी GM, ये बराबर आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि ये रेडियस वही लिखा हुआ है, ये सरफेस के लिए तो लिखा है, उसके लिए r क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट है जो भी हमें दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस GR² 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4r, ठीक है। ये वैल्यू लिखी है 10⁻⁴ r/6 ये वैल्यू आ गई। इधर भी अगर हम लिखें तो इधर हम लिख सकते हैं माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी GR² 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2r, ये लिख सकते हैं, ऐसी तरह लिख सकता है। अब जरा देख लीजिए आप, g की वैल्यू हमें 10 गिवन है, मास 10⁻³ गिवन है, ये 3 गिवन है, तो ये हो गया 10⁻⁴। एक r आप यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अगर देखा जाए तो 10⁻⁴ आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁴। देखिए ये कितना लिखा हुआ, 10 मास लिखा था ना हमने, 10 कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये g की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हो गया 10⁻⁴। ये r एक कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस r/4, और ये कितना है 10⁻⁴। ये कितना था प्लस r/6, ये कितना लिखा हुआ है 10⁻⁴। इधर आ जाते हैं, ये 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 10⁻⁴, ये लिखा हुआ है r² डिवाइडेड बाय 2r। इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लें तो ये अगर आप यहाँ 10r यहाँ से अगर आप इसको बाहर कर दीजिए तो r इंटू 10⁻⁴, और ये 2 को अगर आप बाहर कर दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा, -1/2, और यहाँ कितना बचेगा, +1/3। ये तो बचेगा, ये r इंटू 10⁻⁴ को हमने बाहर कर दिया और ये 2 भी एक बाहर कर लिया इसमें, तो केवल -1/2 और ये +1/3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसमें एलसीएम लेंगे आप
6 इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 3 -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहां से कितना आ जाएगा r इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी -1/6। ठीक है ना, -1/6। ठीक है, ये नेगेटिव में ही तो आएगी, ये -3/2, तो ये वैल्यू 1/6 आ जाएगी, इक्वल टू -10⁴ r² डिवाइडेड बाय 2r। तो आप देखिए ये r की पावर 4 से तो ये r की पावर 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का भी हमने प्लस कर दिया, ये 2 से भी आप इस 2 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये एक r है तो ये r से आप इस r को भी कैंसिल कर दीजिए, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल r की वैल्यू आ गई 6 इंटू, बस यही आंसर होगा। तो आंसर ए देखिए आ रहा है, ये आंसर हमारे पास आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, आ गया आंसर। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, विल गेट द 6r। तो ये आंसर हमारे पास देखिए आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल हमने क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, इतनी एनर्जी थी उसके पास, इतनी हमने ऐड कर दी, तो टोटल एनर्जी अब उसके पास इतनी आ गई। ठीक है ना, तो क्या किया हम लोग ने, बस एनर्जी इतनी थी नहीं चली, इतनी ऐड करी तो नई एनर्जी उसके पास इतनी हो जाएगी, जो आर हमारा यहाँ पर क्या था, वेरिएबल था, बस यहाँ से। तो इस तरह से क्वेश्चन आराम से सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। तो हेलो स्टूडेंट, देखते हैं ये वाला सवाल, कैपलर्स लॉ पर है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, तो देखिए एक्चुअली में यहाँ कह रहे हैं कि दो प्लेनेट हैं ए और बी, जिनके मास m1 m2 है, रेडियस r1 r2 है, और एंगुलर मोमेंटम l a का दिया है, b का कितना दिया है 3l दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड का रेशियो पूछा तो देखिए जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो कितना होता है, हमें मालूम है कैपलर्स लॉ के हिसाब से T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब, ये वैल्यू होती है, ये तो होता है। अब हमें ये वैल्यू R1 R2 की बस यहाँ पे पुट कर देनी है, वो देख लेते हैं कि किस तरह से वैल्यू हम लोग पुट करें, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये सन है, ये सन है बीच में, और जो प्लेनेट है वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ एक इस तरह से मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, और डिस्टेंस यहाँ पर l1 है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा l1, वो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 r1 इंटू v1, mrv, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, और दूसरे का कितना लिखा हुआ है 3l, 3l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3l हो जाएगा m2 r2 इंटू v2, ये हो जाएगा v। ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो √gm/r होती है। अब देखिए ये जो मास है, ये तो जिसके अबाउट रिवॉल्व करता है उसका है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट या मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड नहीं करती, जिसके अबाउट ये रिवॉल्व करता है उसका मास है। तो एक्चुअली में ये मास ऑफ सन लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी जो है इसका मतलब है कि वेलोसिटी है जो है वो प्रोपोर्शनल टू √r के है, ये तो मतलब हुआ। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करें, तो यहां पर अगर वैल्यू हम पुट करें, v जो है प्रोपोर्शनल टू किसके, r के, तो पहले तो यहां पर अगर हम लोग देखें इसे, तो इसको हम लोग m1 लिख सकते हैं, ये हमने r1 लिखा, और इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये √r ये आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये जो L आ रहा है हमारे पास, ये जो L आ रहा है ये प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, m1 √r1 आ गया, m1 √r1, यही तो वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जो 3l है, फिर ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये m2 लिखा, r2 आपने ये लिखा, v2 की जगह 1/r2 लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r2 आ गया। प्रोपोर्शनल साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दी, क्योंकि v की वैल्यू √gm/r होती है, √gm की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर। तो ये हमारे पास 3l आ गया, और ये हमारे पास l आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हम लिख सकते हैं, इसका 3 टाइम्स कर दें तो 3 टाइम्स ऑफ m1 √r1, इसका 3 टाइम्स इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3l दिया है, इक्वल टू m2 इंटू √r2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से इसको हम सॉल्व करें, तो इसको इधर ले आइए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r1/r2, ये हमने इधर लिखा, इक्वल टू m2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ m1। बस अब सॉल्व हो गया। अब देखिए r1/r2 का क्यूब लिखा हुआ है, सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी, कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, r1/r2 आ गया, ये m2/2। आपसे पूछा गया T/TB की वैल्यू, तो ये T/TB, ये वैल्यू होगी T/TB, तो ये वैल्यू पूछी गई। तो r1/r2 की वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए
इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी r1/r2 दैट इज इक्वल टू m2/3 टाइम्स ऑफ m1 इस पूरे का इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, ये वैल्यू आ गई। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ये t1/t2 इक्वल टू r1/r2 पूरे की पावर 3/2, ये तो लिखेंगे फिर कैपलर्स लॉ के हिसाब से। r1/r2 की वैल्यू इतनी गिवन है तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t1/t2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ m1 इस पूरे का स्क्वायर और फिर इस पूरे की पावर 3/2 है बाहर। तो आप देखेंगे ये 2 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्यूब बचेगा। ये क्यूब का 3 क्यूब करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी t1/t2 इक्वल टू 1/27 m2/m1 और इस पूरे का। तो ये आंसर हमारा आना चाहिए। तो कौन सा आंसर गिवन है, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1/27 m2/m1 इस पूरे का क्यूब। आ गया आराम से आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट तो हम नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए, खुद से कोशिश करिए। डेटा इन्होंने बिल्कुल ऐसे सेट करके दिया है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। तो देखिए हमें ये मालूम है जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी जगह पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास अर्थ है और कोई सैटेलाइट अगर घूम रहा है ऐसे, तो टोटल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMEM डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ R। R जो है वो डिस्टेंस है, R जो है छोटा लिख लीजिए आप यहाँ पर, R जो है वो डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है। ये टोटल एनर्जी होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द एस्ट्रोनॉट टेक अ बॉल ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ टू स्पेस। अब पहले तो हमने क्या करा, सरफेस से एक बॉल को पकड़े हुए थे, जैसे पेन को यहाँ पकड़े हुए हैं, इसको यहाँ से हम ऊपर ले गए। तो पहले इस जगह पर इसकी एनर्जी देख लेते हैं। इसको हम मूव नहीं कर रहे, इस बॉल को मूव नहीं कर रहे, ये बॉल केवल सरफेस पे रखी हुई है। तो सरफेस पे अगर ये रखी हुई है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी। तो इस वक्त जो भी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ध्यान रखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए ध्यान रखिए कि लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सरफेस के लिए बात अगर हम करें, अगर ये सरफेस पर था पहले, ठीक है ना, पहले कहां पर है, कहां पे था, सरफेस पे था। तो सरफेस पे बात करें तो एट सरफेस, और ये रेस्ट पर है यानी कि मूव नहीं कर रहा है। तो जो टोटल एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMEM/R, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये है पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में। तो एक्चुअली में ये टोटल एनर्जी है फर्स्ट केस में, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते। दूसरे केस में कह रहे हैं कि हम इसको ऊपर ले गए और फिर हमने इसको ऑर्बिट में घुमाना भी शुरू कर दिया। तो यानी यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। उस केस में जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग टोटल एनर्जी का, वो ये आता था। इसमें ½ mv² -GMM/R लिख के उनको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। अब ये कितनी हाइट पर ले गए, एल्टीट्यूड ऑफ 318.5। अब देखिए ये जो वैल्यू गिवन है इन्होंने, ये वैल्यू जो गिवन है और ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है यहाँ से। अगर आप देखोगे, अगर आप ये 66370 को डिवाइड कर दीजिएंगे 318.5 से, तो आपको ये एग्जैक्टली 20 आ जाता है। तो अगर ये रेडियस r है तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में r/20 है, बस इतना ही है। ये डिस्टेंस कितना है, r/20 है। तो पहले हम यहां से, अब टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया, r + r/20 हो गया, बस ये डिस्टेंस हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया। तो अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो एट एल्टीट्यूड यानी एट हाइट, तो हाइट पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी ये होगी। तो टोटल एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी, ये फाइनल एनर्जी लिखते हैं, और ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी, ये इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, GMEM डिवाइडेड बाय 2 लगाना पड़ेगा, और ये R कितना लिखेंगे, R की वैल्यू कितनी है, R + R/2, ये टोटल R लिखेंगे। तो अगर हम ये पूरा ऐड करके एक साथ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू जाएगी 21R/20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21RE डिवाइडेड बाय 20। डायरेक्ट लिख दिया हमने, इसी को ऐड करना था, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, ठीक है ना। इस जगह पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये घूम भी रहा है, देखो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा दिया गया, ठीक है ना। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए,
तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया 10, इसको ऊपर ले गए तो ये वैल्यू आ गई 10 GMEM डिवाइडेड बाय 21 RE, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई, ये इनिशियल एनर्जी आ गई। वो पूछ रहे हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर इसके बराबर है तो x की वैल्यू बता दीजिए, सॉल्व कर लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिख लेते हैं। तो हमें डेल्टा यू बताना है, मींस टोटल में फाइनल में से आपको इनिशियल माइनस कर देना है बस। तो फाइनल कितना है हमारे पास ये, तो वैल्यू लिख लेते हैं 10 GMEM डिवाइडेड बाय 21 इंटू RE। माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस साइन लगा दीजिए, ये माइनस और फिर ये अंदर भी इसका माइनस आप लिखोगे। ये वैल्यू कितनी थी GMEM बाय RE, तो वैल्यू थी GMEM अपॉन RE। ये प्लस हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, आप बाहर कर दीजिए इसको, GMEM अपॉन RE, या आप बाहर कर दीजिए। अंदर कितना बचा, ये माइनस था तो ये वैल्यू कितनी आ गई -10। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 और ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई -10/21 और दिस, बस सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। तो -10 + 21, आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या करा एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास GMEM डिवाइडेड बाय RE, और ये वैल्यू कितनी आ गई 11/20, ये आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। जरा बताइए क्या आंसर आएगा, फिर हो गया काम खत्म। कितना आंसर आ गया GMEM अपॉन 21 RE, तो क्या बचा यार, x क्या आ रहा है, देखिए x कितना आ रहा है 11, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 11 आंसर हो गया। इस तरह से काम हो गया हमारा, पूरा आ गया आंसर हमारे पास। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना था कि पहले जो है वो सरफेस पे था। फिर सब आपको देखिए इसको शॉर्ट में बता दें कि पहले ही सरफेस पे रखा था, जैसे इस पेन को हम पकड़े, इस वक्त इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इसकी टोटल एनर्जी है। लेकिन जब हम ऊपर ले गए कितने हाइट पर 318.5 पे, और फिर हमने इसको फेंका भी, जो ऑर्बिटल में सर्किट पे ऐसे घूम भी रहा है, तो जब ये घूम रहा है तो उस वक्त टोटल एनर्जी हम लोग इतनी लिखते हैं, जिसमें काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, इनको मिला के इतनी वैल्यू आती है, तो वो हमने यहाँ पे रखा। फिर आंसर अच्छा क्वेश्चन है। अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सेम है, हैविंग द लेंथ L, मास M, L दिया है उसकी लेंथ और M जो है मास है उसका, और सेमी सर्कुलर आर के फॉर्म में रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर हम आपसे ये कहेंगे कि पहले क्वेश्चन खुद से पढ़िए, करिए उसको, और अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे तो इसके सॉल्यूशन को देखिए। बिल्कुल तुरंत ही सॉल्यूशन के ऊपर मत जाइए, इससे हम लोग की प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती है। एक्चुअली में तो हम लोग को अच्छे से सीखना है, और किसी तरह के कोई अगर नए क्वेश्चंस आते हैं या कोई ट्विस्ट करके आते हैं तो हम उसे कर सकें अच्छे से जल्दी से। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उसे सीरियसली अटेम्प्ट करिए, और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। तो लेंथ L, मास M, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, आर्क के सेंटर पे एक मास दूसरा M रखा गया, ये मास स्मॉल m दिया है, ये मास कैपिटल M गिवन है, और ये द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऐसे पूछा गया। तो देखिए एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पर एक सेमी सर्किल है इस तरह से, इसका मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ कितनी गिवन है L, ठीक है, और ये है इस यहां पर एक स्मॉल m रखा गया। तो एक्चुअली में हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस की, हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस की। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो सेमी सर्कुलर आर्क की जो लेंथ है यानी कि पाई, और इसका रेडियस अगर r है तो पाई r इक्वल टू L के बराबर हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन पाई। तो बाद में हम लोग r की जगह L अपॉन पाई रख देंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग इसको r लेके सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको L के फॉर्म में रखेंगे। तो देखिए जो फोर्स लगेगा, अब क्योंकि ये इसमें तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक हिस्से का अगर आप ये छोटा सा हिस्सा यहां से कंसीडर करें तो ये छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट होगा dm, ये डिफरेंशियल एलिमेंट होगा dm, ये dm जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में। इसी तरह से यहां पर अगर कोई छोटा सा हिस्सा हम इसका कंसीडर करें तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो इस m पर इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम उसके डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा।
और जब हम फोर्स को ऐड करना चाहते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सेम डायरेक्शन में होंगे तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये हमने बना रखा है। तो ये m है, इसका मास कितना है, कैपिटल M, इसकी लेंथ कितनी थी L, ये मास स्मॉल m रखा गया। तो हमने क्या करा, यहां से एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लिया है। ये देखिए छोटा सा एक हमने यहाँ पर dm एलिमेंट कट कर लिया, और ये एंगल कितना है यहां से d थीटा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं d थीटा। यहां से थीटा पर हमने एक d थीटा एलिमेंट कट कर लिया। ये जो छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है dm, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dm। इस dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm की वैल्यू हो जाएगी r d थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लिख सकते हैं। लैम्डा मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ है, यार ये डेंसिटी है उसकी, ठीक है ना। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। फिलहाल मास डेंसिटी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्क लेंथ कितनी होती है, ये छोटा सा जो आर्क है, ये एलिमेंट कितना है डी थीटा, ये आर्क कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल, थीटा कितना हो जाएगा, ये आर्क कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है। ये हमें पता है वैसे भी कि अगर हमें ऐसे दिया है, ये अगर थीटा है, ये आर है, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, आर थीटा। अब क्योंकि ये डी थीटा लिखा हुआ है, तो ये आर डी थीटा हमने इसकी लेंथ लिख दी, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए हमने लैम्डा लिख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ से कितनी, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई डीएम आर थीटा। अब बाद में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा की वैल्यू वैसे कितनी है, लैम्डा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, और लैम्डा कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना है इसका m, और कितनी लेंथ है इसकी टोटल l, तो m बाई l आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ कितनी लिख दी हमने, मास पर यूनिट लेंथ, ये लिख दिया, यही लैम्डा होगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई dm। अब देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला जो हिस्सा है वो इसे अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा। ये df एलिमेंट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इसी तरह से एक एलिमेंट इधर की तरफ जो होगा वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, जो भी हमने आपको बताया, छोटे से एलिमेंट, ये df इधर से। तो बताइए इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ ऐसे लग रहा होगा, देखिए इस तरह से फोर्स है, ये पेन है ऐसे, तो फोर्स ये वाला एलिमेंट ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स इसके ऊपर लग रहे हो, इस तरह से फोर्स लग रहा हो। तो बाय सिमेट्री आप ये कह सकते हो कि ये वाले जो कंपोनेंट है फोर्स के, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये ऊपर वाले जो कंपोनेंट है ये कैंसिल नहीं होंगे। इतना अगर हम लॉजिक से यूज कर सकते हैं तो हमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा, वरना फिर हमें मैथमेटिकली जाके दोनों की को सॉल्व करके एक की वैल्यू 0 आएगी और ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इनके और इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। ये एलिमेंट कितना है हमारे पास dm, और ये कितना है, तो डिफरेंशियल फोर्स लगेगा। जो डिफरेंशियल फोर्स होगा df, यहाँ पे जो डिफरेंशियल फोर्स होगा df वो कितना हो जाएगा, df इज इक्वल टू g, ये स्मॉल m m इंटू dm, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ले लीजिए, सबका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, r है, क्योंकि वो तो रेडियस पे और वो एग्जैक्टली सेंटर पे रखा गया है। तो रेडियस सबका कैसा है, r है, तो हमने अभी g dm बाई r स्क्वायर ये फोर्स लगा दिया। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अगर हम ये कंपोनेंट ये df कह रहे हैं, तो इसका एक कंपोनेंट cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा। कोई भी एलिमेंट आप लिखोगे तो एक cos थीटा जो कि ऊपर की तरफ होगा, इस मतलब हमारे डायग्राम के हिसाब से, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा साइन थीटा वाला। तो अब साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, 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 तो ये वाले कंपोनेंट सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और केवल ये वाले जो कंपोनेंट्स है ऊपर की तरफ ये हमारे जुड़ जाएंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू df cos थीटा, ये लगेगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कौन सा, ये df है, इसका ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और दूसरे वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये हमें बस अब यूज करना है df cos थीटा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में होंगे तभी हम इन्हें इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये सारे बेसिक रूल्स हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता होते हैं और आप लोग यूज भी बहुत बार कर चुके होते हैं। अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर लिमिट लगा देंगे। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी g स्मॉल m, ये क्या आ गया dm मल्टीप्लाइड बाय f r स्क्वायर, और ये कितना आ गया cos थीटा। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट लगाना है। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट लगाना है।
तो बताइए ये थीटा हमने यहां से मेजर किया है, यहाँ वर्टिकल के ये थीटा है। तो बताइए इस पूरे सर्किल को, इस सेमी सर्किल को हमें कंप्लीट करना है। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो पहले हमें इसको इधर पीछे घुमाना पड़ेगा, पीछे घुमाना पड़ेगा। पीछे कितना घुमाना पड़ेगा? यहां तक -π/2 तक, और फिर इसको हमें यहां तक लाने के बाद फिर आगे घुमाना पड़ेगा कितना? +π/2 तक। इस केस में जो लिमिट हम लोग लगा रहे हैं वो -π/2 से लेके +π/2 तक लग रही है। तो लिमिट में जरा आप विशेष ध्यान रखिए, इन सब में हम लोग से गलतियां नहीं होनी चाहिए। इवन एज बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग को ये सारी चीजें बेसिक ही होती है हम लोग के लिए। बस अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और फिर आंसर देख लेना। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अब आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर कर दीजिए। तो Gm/r² इसको बाहर कर दीजिए। m की वैल्यू, dm की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? r/d थीटा। तो ये r एक बाहर यहां पर कर दीजिए, इंटीग्रल ये m/l ये भी बाहर कर दीजिए। देखिए dm में r/d थीटा m/l है, तो m/l भी हमने बाहर कर दिया, r भी बाहर कर दिया। अंदर हमारे पास बचा केवल cos थीटा d थीटा, लिमिट -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, ये m जो है ये स्मॉल m था, तो इसको आप स्मॉल m ही लिख लीजिए, ये स्मॉल m है। ठीक है ना, m क्या है? स्मॉल m। और ये कैसा m है? ये कैपिटल m है। ठीक है ना, तो एक r यहां से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई G स्मॉल m कैपिटल M बाय r इंटू L। अभी तो फिलहाल ये आ रहा है, अभी r और L में रिलेशन हमें पता है। अब बताइए जरा ये वैल्यू कितनी होगी? इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, लिमिट -π/2 से लेके +π/2 तक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अगर आप इंटीग्रल ऑफ cos थीटा करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर कितना? sin थीटा, और इसकी वैल्यू आपने लगा दी -π/2 से लेके +π/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी sin π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी sin π/2 1 होता है, तो ये 2 आ गया। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये तो 2 आ गया हमारे पास, तो 2 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, ये वैल्यू आ गई। इतना आ गया समझ में? तो Gmm 2/RL याद रखिए, लेकिन हमें ऑप्शन जो है वो इस फॉर्म में नहीं गिवन है। हमें तो ऑप्शन कुछ ऐसे गिवन है, R गिवन नहीं है, लेकिन R की वैल्यू हमें पता है। R की वैल्यू कितनी? L/π। तो हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, R की जगह L/π पुट कर दें। तो R की जगह हम क्या पुट कर दें? L/π। तो जरा पुट कर देते हैं यहाँ पर, R की जगह हम लोग क्या पुट कर दें? L/π। तो वैल्यू आ गई G स्मॉल m कैपिटल M, 2 बाई इधर कर दीजिए। R की वैल्यू के लिए कितनी लिखनी थी? L/π। तो ये वैल्यू हो जाएगी, R कितना लिखना है? R की वैल्यू कितनी थी? L/π। यहाँ पे लिख दिया फिर से। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? L² हो जाएगा और पाई ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? ये आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आंसर हमारे पास आ जा रहा है। जो देख लेते हैं क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। देखिए 2Gmm पाई, देखिए ये आंसर आ रहा है डिवाइडेड बाय L²। तो ए आंसर हमारा देखिए बिल्कुल करेक्ट है। क्या है हमारे पास? ए आंसर जो है देखिए करेक्ट है। ए आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए यही आंसर हमारा भी आ रहा है, 2Gmm पाई डिवाइडेड बाय L²। देखिए यही यहां पर भी आ रहा है, 2Gmm बाय पाई डिवाइडेड बाय L²। तो ये ए आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग देखिए कर लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, लेकिन बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हम लोग ने यूज किया, कोई खास इसमें ऐसा नहीं है। इसके कंपोनेंट लिए है और इस तरह से इसकी लिमिट हम लोग ने लगा दी। इसमें एक चीज और आती है, कई बार स्टूडेंट क्या है वो यहां से मेजर कर लेते हैं। एक चीज आपको हम और बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि सेमी सर्किल ऐसे बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से एंगल थीटा से डी थीटा लेते हो, यहां से आपने थीटा से डी थीटा लिया है, कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड है और कुछ नहीं है। तो आपको जो लिमिट लगानी है वो लिमिट आप कहां से लगाओगे? यहां से आपने रेफरेंस चूज किया तो लिमिट 0 से पाई लगा दो। अब ये वाला कंपोनेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा? df cos थीटा। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और df sin थीटा वाला आपको ऐड करना पड़ेगा। तो लिमिट आप 0 से पाई लगाओगे। अगर आप रेफरेंस यहां से चूज कर रहे हो तो आपको इसको 0 से पाई घुमाना है, और हमने रेफरेंस यहां से चूज किया तो पहले पीछे जाएंगे और फिर आगे जाएंगे।
और जो बाकी के कंपोनेंट हैं ड्यू टू सिमेट्री वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इतना थोड़ा लॉजिक लगा के ये सवाल हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी करिए एक बार कुछ समय के बाद, ताकि आपको कहीं पर भी रुकावट ना आए। क्वेश्चन आप बिल्कुल धड़ाधड़ इसको करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना।